Hello students, welcome to my channel Academic Seed. Today we are going to start with the chapter 2 of History, Nationalism in India. Starting with this chapter, I am going to introduce you with the starting phase of the Indian freedom struggle. आज हम देखेंगे कि कैसे भारत में कई सारे आंदोलनों के बाद यानी कि प्रोटेस्ट के बाद हमने इंडिपेंडेंस को ऑब्टेन किया है और इस इंडिपेंडेंस को ऑब्टेन करने से पहले एक नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद का भाव कैसे हमारे देश में उत्पन्न हुआ, एक विचारधारा कैसे उत्पन्न हुई जिसके थ्रू हमने इंडिपेंडेंस को क्या किया, अचीव किया है। इसके पीछे बहुत सारे आंदोलन हुए। उन आंदोलनों में विभिन्न प्रकार के लोगों ने हिस्सा लिया। कई सारे हमारे राष्ट्र के नेता शामिल थे और उन सभी के बारे में चर्चा करते हुए आज हम इन प्रोटेस्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप जानेंगे प्रोसीजर इंडिपेंडेंस को ऑब्टेन करने के लिए। तो लास्ट तक आपको बने रहना है इस वीडियो में। और जिस भी स्टूडेंट ने मेरे प्रीवियस सेशंस को नहीं देखा है रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, वो पहले प्लेलिस्ट में जाएं। मैंने मैथमेटिक्स के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है आपके एनसीईआरटी के बुक को, साथ में आर डी शर्मा के कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके सीबीएसई बोर्ड के जो कि क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको भी सॉल्व किया है। तो आप जाकर के पहले उन्हें भी देखें। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ हिस्ट्री का एक नया सेशन, और वो सेशन स्टार्ट हो रहा है आपका चैप्टर 2 से। तो इसको भी आप रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लाइन टू लाइन में और पैरा टू पैरा में इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा। आपको मैं कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी दूंगा, साथ ही साथ आपको मैं फैक्ट्स भी क्लियर करूंगा कि रीज़न क्या था हमें इस इंडिपेंडेंस को ऑब्टेन करने के लिए, हम क्यों चाहते थे आज़ाद होना अंग्रेजों से, और उस आज़ादी को पाने के लिए हमने किस प्रकार के प्रयास किए। हमने नहीं, हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो लीडर्स थे इंडिपेंडेंस से पहले के जो सभी राष्ट्र नेता थे, उन्होंने किस प्रकार से अपनी भागीदारी दी है इस देश को स्वतंत्र करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर को, नेशनलिज्म इन इंडिया। एज यू हैव सीन, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation states. It also meant a change in people's understanding of who they were and what defined their identity and sense of belonging. New symbols and icons, new songs, ideas forged new links and redefined the boundaries of communities. In most countries, the making of this new national identity was a long process. How did this consciousness emerge in India? इस पैराग्राफ का मीनिंग ये है कि जो नेशनलिज्म की भावना है यानी कि राष्ट्रवाद की जो भावना है, वो हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई? यूरोप से। ठीक है, यूरोप जो है आपका वो कहाँ पर है? वेस्टर्न साइड में है इंडिया के, यानी कि वेस्ट में है इंडिया के हमारे पास यूरोप। और इस यूरोप में कई सारी कंट्रीज हैं जहां से हमें नेशनलिज्म का क्या मिला? एक
प्रोफाउंड स्ट्रक्चर मिला। इस नेशनलिज्म में हमें मिले हैं कई सारे नेशन स्टेट्स, और वो नेशन स्टेट्स कौन कौन से हैं? फ्रांस, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, ये सब क्या हैं? एक नेशन स्टेट्स हैं। और इन नेशन स्टेट्स में जो पीपल थे उनके पास एक आइडेंटिटी थी, और वो आइडेंटिटी क्या थी कि उनके पास सिंबल्स हैं, कुछ आइकन्स हैं, कुछ सॉन्ग्स हैं जो सिंबलाइज करते हैं किसको? उनकी कंट्री को, उन लोगों के कल्चर को, उन लोगों के ट्रेडिशन को, उन लोगों की थिंकिंग को। और इसी के बेसिस पे एक नेशन का फॉर्मेशन होता है। नेशन का मतलब है एक कंट्री, एक कंट्री यानी कि एक टेरिटरी, ठीक है? एक बाउंड्री के अंदर जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को हम क्या कहेंगे? पीपल। और वो पीपल मिलकर क्या बना रहे हैं? एक नेशन बना रहे हैं। और इस नेशन के पीछे क्या है? एक आइडिया है, एक सिंबल है, एक आइकन है, कुछ सॉन्ग्स है। जैसे कि हमारे नेशनल एंथम होते हैं, सभी कंट्रीज के क्या है? अपने अपने नेशनल एंथम है, वो क्या है? सॉन्ग्स हैं, ठीक है? हमारा जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, वो क्या है? हमारा एक सिंबल है, और कुछ आइकन्स हैं उसमें। तो इस तरीके की जब हमारे अंदर एक सेंस डेवलप हुई तो क्या फॉर्मेशन हुआ? नेशन का फॉर्मेशन हुआ। इसी को हम कहते हैं नेशनलिज्म। यानी कि नेशन से क्या फॉर्म हुआ? नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्र से पैदा हुआ राष्ट्रवाद की भावना, ठीक है? आइए अब नेक्स्ट पैराग्राफ को रीड करते हैं। मैं आपको बहुत ही स्लो वे में एक्सप्लेन कर रहा हूं चीजों को। अगर किसी को बहुत फास्ट वे में रीड करने की आदत है तो वो जाकर के 1.25 या 1.5x पे इस वीडियो को देख सकता है। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं अपने पढ़ाने के तरीके को आपके हिसाब से मॉडिफाई कर लूँगा। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ को रीड करते हैं। इन इंडिया एंड एज इन मैनी अदर कॉलोनीज the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. People began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. The sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. But each class and group felt the effects of colonialism differently. Their experiences were varied and their notions of freedom were not always the same. The Congress under Mahatma Gandhi tried to force these groups together within one movement, but the unity did not emerge without conflict. ये पैराग्राफ आपसे कह रहा है कि जैसे भारत क्या है? एक कॉलोनी है, वैसे ही डिफरेंट कॉलोनीज एस्टेब्लिश कर दी थी किसने? यूरोपियन कंट्रीज ने। और उन यूरोपियन कंट्रीज में जो आपका ब्रिटेन है, ब्रिटेन कौन सा है? मॉडर्न डे इंग्लैंड। जो इंग्लैंड एक कंट्री है उसने कई सारी क्या किया? कॉलोनीज को एस्टेब्लिश किया। यानी कि वो एक ऐसी कंट्री है इंग्लैंड जिसने भारत देश के साथ साथ कई सारे देशों पर क्या किया? अपना राज्य या अपना साम्राज्य एस्टेब्लिश किया। यानी कि वो रूल कर रहा था। इंग्लैंड कई सारी कंट्रीज पर क्या कर रहा था? रूल एस्टेब्लिश कर रहा था। वो अपने कानून चला रहा था इन देशों पर। और उन सभी देशों में भारत एक ऐसा देश था जिस पर अंग्रेजों की हुकूमत चल रही थी। अंग्रेज अपना शासन चला रहे थे, वो अपनी मनमर्जी से अपने कानून बना रहे थे और हम लोगों पर क्या कर रहे थे? राज कर रहे थे। तो इस तरीके का जो एक सिस्टम था उसके अगेंस्ट एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट एस्टेब्लिश हुई, ठीक है? कॉलोनीज का मतलब क्या होता है? कॉलोनीज होता है आपका एक ग्रुप ऑफ पीपल विच आर गवर्न्ड बाय द
पावरफुल कंट्री, एक पावरफुल कंट्री है, जब वो दूसरी कंट्री पर क्या करती है, अपना रूल चलाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलोनी। ठीक है, उस कंट्री को हम क्या कहते हैं, कॉलोनी। और कॉलोनी किसकी हो गई, वो उस कंट्री की कॉलोनी है जो कि उसके ऊपर क्या कर रही है, राज कर रही है। तो इंडिया भी एक कॉलोनी है, किसकी, ब्रिटेन की। वैसे ही कई सारे नेशंस क्या हैं, कॉलोनीज हैं, किसकी, ब्रिटेन की। तो जो मॉडर्न नेशनलिज्म था, उसके अगेंस्ट उसके अगेंस्ट क्या हुआ, एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसको हमने क्या कहा, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। अब लोगों को सबसे पहले एकता बनाए रखना था, यानी कि लोगों को यूनिटी की जरूरत थी। और यूनिटी को ऑब्टेन करने के लिए किस चीज की जरूरत थी, एक्सपीरियंस की। और वो एक्सपीरियंस किसके पास था, महात्मा गांधी जी के पास। महात्मा गांधी जी के पास एक्सपीरियंस कहाँ से आया, उनके पास एक्सपीरियंस आया साउथ अफ्रीका से, जो कि हम अभी आने वाले आपके इसी चैप्टर में रीड आउट करेंगे। महात्मा गांधी एक एक्सपीरियंस्ड लीडर थे। उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कई सारी मूवमेंट्स को लॉन्च किया, और उन मूवमेंट्स को लॉन्च स्टेप बाय स्टेप किया उन्होंने, इंडिपेंडेंस को ऑब्टेन करने के लिए। उसको हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। यही आपको ये पैराग्राफ बता रहा है। अब हम आइए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। In an earlier textbook, you have read about the growth of nationalism in India up to the first decade of the 20th century. In this chapter, we will pick up the story from the 1920s and study the non-cooperation and civil disobedience movements. We will explore how the Congress sought to develop the national movement, how different social groups participated in the movement, and how nationalism captured the imagination of people. हम इस चैप्टर में आपको 1920 के बाद के जितने भी इंसिडेंट्स हैं उनको रीड करेंगे, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये दोनों नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, महात्मा गांधी जी ने। और महात्मा गांधी जी के पास ये आइडियाज कहाँ से आए, ये आइडियाज उनके पास आए थे साउथ अफ्रीका से, क्योंकि महात्मा गांधी जी इंडिया में इन मूवमेंट्स को स्टार्ट करने से पहले कौन सी कंट्री में रहते थे, साउथ अफ्रीका में रहते थे। तो उसके बारे में हम रीड करेंगे अभी इस चैप्टर में। ठीक है, और आइए अब चलते हैं आपके पास स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। ये हम पढ़ने जा रहे हैं 1920s के बाद का फेज। 1920s के बाद का फेज हम क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में। और आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा कब स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा स्टार्ट हुआ था कब, 1918 तक। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का डेट है, ईयर है सॉरी। तो आपको अब 1920s के बाद के फेज को रीड आउट करना है। तो देखिए, रीड करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ को। इन द इयर्स आफ्टर 1919 we see the national movement spreading to new areas, incorporating new social groups and developing new modes of struggle. How do we understand these developments? What implications did they have? First of all, the war created a new economic and political situation. It led to huge increase in defense expenditure, which was financed by war loans and increasing taxes. Custom duties were raised and income tax introduced. Through the war years, prices increased, doubling between 1913 and 1918, leading to extreme hardship for the common people. Villages were called upon to supply soldiers.
and the forced recruitment in rural areas caused widespread anger. Then in 1918 to 19 and 1920 to 21, crops failed in many parts of India, resulting in acute shortages of food. This was accompanied by an influenza epidemic. According to the census of 1921, 12 to 13 million people perished as a result famines and the epidemic. As a result of the famines and the epidemic, people hoped that their hardships would end after the war was over, but that did not happen. तो ये पैराग्राफ आपसे कह रहा है कि जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, यानी कि 1914 टू 1918 का ये क्या था, फेज था आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। ठीक है, ये क्या है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के फेज में आपको भारत देश में कई सारी हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा। और वो हार्डशिप्स क्या थी? नया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन एक क्रिएट हो गया था वॉर के बाद। इकोनॉमिक क्या होता है? इकोनॉमिक होता है आपका ट्रेड और आपका ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वो होता है जो कि मनी से रिलेटेड होता है। पॉलिटिकल सिचुएशन वो सिचुएशन है जिसमें आपको एक रूल एस्टेब्लिश करना होता है एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। ठीक है, तो वॉर के बाद प्राइसेस इंक्रीज हो गए फूड के। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्रॉप्स क्या हो गई हमारी, फेल हो गई कई पार्ट्स में इंडिया के। और अब फेमाइंस के आने के कारण एक बहुत ही ज्यादा दिक्कत आने लग पड़ी किसको? कॉमन पीपल को। ऊपर से हमारे टैक्सेस इंक्रीज हो गए, कस्टम ड्यूटीज हमारे पर लगाई गई। कस्टम ड्यूटीज क्या होती है? कोई भी प्रोडक्ट है उसको अगर हमें अपने देश पर लेकर आना है तो एक ड्यूटी हमें पे करनी पड़ती है, उसको हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी। और इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था लोगों के ऊपर, जिसके कारण कॉमन पीपल बहुत ज़्यादा परेशान थे। और जैसा कि आप जानते हैं वॉर में हमें सोल्जर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो विलेजेस में एक तरीके का फोर्स्ड रिक्रूटमेंट होने लग पड़ा, जहां पर भारी मात्रा में सोल्जर्स को क्या किया जाता था? रिक्रूट किया जाता था और उनको फोर्स किया जाता था कि आपको इस वॉर में पार्टिसिपेट करना है। उनसे पूछा नहीं जाता था कि आपकी मर्जी है, आपको करना है या फिर नहीं करना है वॉर में पार्टिसिपेट। उनको फोर्सफुली कंपेल किया जाता था ब्रिटिशर्स द्वारा कि आप जाइए और वॉर में पार्टिसिपेट करिए। इसके कारण क्या हुआ? इंडिया में प्राइसेस इंक्रीज हो गए। हमारे जो यूथ था वो कहाँ पर चला गया? फॉरेन कंट्री में, जहां पर वॉर चल रहा था वहां पर अपना योगदान देने के लिए युद्ध में, यानी कि वॉर लड़ने के लिए वो चले गए दूसरे कंट्री में। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ? क्रॉप्स फेल होने लग पड़ी। क्योंकि आप देखिए जब सभी नौजवान साथी हमारे जो यूथ है वो कहाँ पर चला जाएगा युद्ध के लिए, तो हमारा यहाँ पर क्रॉप्स कौन उगाएगा? खेतों में काम कौन करेगा? मैन पावर की कमी हो गई हमारे पास। और दूसरा, मैन पावर की कमी होने के साथ साथ हमारी क्रॉप्स क्या होने लग पड़ी? फेल होने लग पड़ी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ गया लोगों को। सबसे पहली दिक्कत क्या थी? एक तो इन्फ्लुएंजा आ गया, एपिडेमिक आ गया। एपिडेमिक क्या होता है? कोई बीमारी फैल गई। जैसे कि आप देख सकते हैं कोरोना वायरस आया था कब? 2020 में। तो उसी तरीके का एक इन्फ्लुएंजा फैल गया, एक बीमारी आ गई देश में। और उस बीमारी के साथ साथ हमारी फसलें क्या हो गई? बर्बाद हो गई। फसलों का बर्बाद होने का कारण क्या है? क्योंकि मैन पावर की कमी है, सोल्जर्स ही नहीं है हमारे पास। हमारे पास जवान नहीं है, हमारे पास जवान पीढ़ी नहीं है जो खेतों में काम कर सके।
फसल उगा सके। साथ में हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इरिगेशन की फैसिलिटीज को ला सके। तो क्रॉप्स का फेल होना क्या था, लाजमी था। उसके कारण 12 to 13 मिलियन पीपल क्या हो गए, फेमाइंस का शिकार हो गए, यानी कि भूखमरी से मरने की कगार पर आ गए। और साथ ही बीमारी भी फैल रही थी, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ गया लोगों को। आइए अब नेक्स्ट पार्ट को रीड आउट करते हैं। People hoped that their hardships would end after the war was over, but that did not happen. At this stage, a new leader appeared and suggested new mode of struggle. ठीक है, एक नए लीडर आए हमारे पास इस स्टेज पर, और उन्होंने क्या सजेस्ट किया हमें, एक नया मोड, एक नया तरीका स्ट्रगल का। और वो स्ट्रगल का तरीका क्या था, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह किसने दिया है, महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। ठीक है, महात्मा गांधी जी अब कहां पर आ गए हैं, भारत देश में आ गए हैं। कहां से, साउथ अफ्रीका से। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। एज यू नो, ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर ही हैड successfully fought the racist regime with a novel method of mass agitation, which he called satyagraha. The idea of satyagraha emphasized the power of truth and the need to search for truth. It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. Without seeking vengeance or being aggressive, a satyagrahi could win the battle through non-violence. This could be done by appealing to the conscience of the oppressor. People, including the oppressors, had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept the truth through the use of violence. By this struggle, the truth was bound to ultimately triumph. Mahatma Gandhi believed that this dharma of non-violence could unite all Indians. तो महात्मा गांधी जी के पास, जैसा कि आप जानते हैं, वो साउथ अफ्रीका में रह रहे थे। तो उनके पास क्या हुआ, एक एक्सपीरियंस था पहले से। और वो एक्सपीरियंस किस चीज का था, एक रेशियस रजीम, जो कि आपके पास क्या है, ब्लैक, ब्राउन। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में क्या है, ब्लैक पीपल रहते हैं। ठीक है, काले लोग। और साथ में यहाँ से कुछ इंडियंस भी गए थे साउथ अफ्रीका काम करने के लिए। तो वहां पर जब वो लोग काम कर रहे थे, तो उन लोगों को प्रताड़ित किया गया, उन लोगों को बहुत ज्यादा जलील किया गया ब्रिटिशर्स द्वारा। तो महात्मा गांधी जी ने वहां पर क्या किया, सत्याग्रह किया। और उस सत्याग्रह में कई सारे लोगों को क्या किया, इकट्ठा किया। इस सत्याग्रह के थ्रू उन्होंने वहां पर जो इनजस्टिस हो रहा था, जो अत्याचार हो रहा था लोगों के प्रति, उसको क्या किया, खत्म किया। इस सत्याग्रह को उन्होंने नाम दिया पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। सत्याग्रह का मीनिंग क्या है, सत्य का आग्रह। व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह, सत्याग्रह मीन्स सत्य का आग्रह, यानी कि ट्रुथ को सीख करना, सीकिंग ऑफ ट्रुथ। ठीक है, पावर ऑफ ट्रुथ, टू नीड एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ, दैट हाउ यू विल सीक द ट्रुथ, दैट इज कॉल्ड द सत्याग्रह। और इस सत्याग्रह को ऑब्टेन करने के लिए उन्होंने जो मेथड अपनाया था वो क्या था, नॉन वायलेंस का मेथड। ठीक है, धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस दैट कुड यूनाइट ऑल द इंडियंस। तो उन्होंने पहले इस सत्याग्रह को कहां पर यूज किया, साउथ अफ्रीका में। और इस सत्याग्रह को अब वो कहां पर लेके आ गए, इंडिया में, ताकि अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। आइए अभी नेक्स्ट पैराग्राफ को रीड करते हैं। धीरे धीरे आपको समझ में आते चला जाएगा महात्मा गांधी की अप्रोच को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं अब। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस। In 1917, he traveled to Champaran in Bihar to inspire
peasants to struggle against the oppressive plantation system. In 1917, he organized a satyagraha to support the peasants of the Kheda district of Gujarat affected by crop failure and a plague epidemic. The peasants of Kheda could not pay the revenue and were demanding the revenue collection be relaxed. In 1918, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize a satyagraha movement against cotton mill owners. तो महात्मा गांधी जी ने इंडिया में आने के बाद कई सारे सत्याग्रह को क्या किया, लॉन्च किया। और उन सभी सत्याग्रह में से पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण इन बिहार। फर्स्ट सत्याग्रह क्या था महात्मा गांधी जी का इंडिया में आने के बाद? चंपारण इन बिहार में था। और वो किसके अगेंस्ट था? वो था आपके पास ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट। चंपारण बिहार में क्या हो रहा था कि पीजेंट्स कौन होते हैं? आपके किसान, फार्मर्स। पीजेंट्स आर दी फार्मर्स। वहां पर फार्मर्स को क्या किया जा रहा था? ऑप्रेस किया जा रहा था, उनको सप्रेस किया जा रहा था, यानी कि उनको फोर्स किया जा रहा था इंडिगो उगाने के लिए। इन बिहार चंपारण, पीजेंट्स और फार्मर्स वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो। और वो इंडिगो उगाना नहीं चाह रहे थे। कौन? जो पीजेंट्स थे आपके, यानी कि किसान थे। तो उन्होंने क्या किया? गांधी जी को बुलाया। कहां पर? बिहार में। कि आइए गांधी जी, हमारी मदद करिए, ये अंग्रेज लोग हमें क्या कर रहे हैं? फोर्स कर रहे हैं इंडिगो उगाने के लिए। तो आप आइए, यहाँ पर एक सत्याग्रह को लॉन्च करिए और हमारी मदद करिए इस सिस्टम को रोकने के लिए। और उसके साथ ही साथ 1917 ईयर में क्या हुआ? गांधी जी ने दूसरा सत्याग्रह लॉन्च किया, सेकंड सत्याग्रह। और वो सत्याग्रह कहां पर हुआ? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। ठीक है, पहला सत्याग्रह कहां पर था? चंपारण इन बिहार में। एंड सेकंड सत्याग्रह कहां पर लॉन्च किया उन्होंने? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। और वो किसके लिए था? पीजेंट्स के लिए, यानी कि फार्मर्स के लिए, फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए। क्लियर है? साथ ही साथ खेड़ा में क्या हो रहा था कि एक प्लेग आया। प्लेग क्या होता है आपका? प्लेग आपके पास एक ऐसी बीमारी है जो कि चूहों के कारण होती है। चूहे, आपने देखिए, चूहों के कारण जो बीमारी फैलती है उसको हम क्या कहते हैं? प्लेग कहते हैं। प्लेग एपिडेमिक, यानी कि एक बीमारी फैलना जिसके कारण कई सारी लोगों की क्या होने लगी? डेथ होने लगी। और वहां पर क्रॉप्स भी फेल हो रही थी, यानी कि जो फसल लोग लगा रहे थे उस फसल में उनको क्या नहीं मिल रहा था? फल नहीं मिल रहा था। फसल बर्बाद हो गई, बीमारी फैल गई। और जो वहां के लोग थे, कहाँ के? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के, वो अपना रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, यानी कि टैक्स नहीं दे पा रहे थे। किसको? ब्रिटिशर्स को। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में एक तो उनकी क्रॉप्स फेल हो गई, दूसरा वहां पर बीमारी फैल गई, और जो वहां के किसान थे वो अपना टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे ब्रिटिशर्स को। इसके कारण गांधी जी ने अपना सेकंड सत्याग्रह कहां पर लॉन्च किया? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। अब वहां पर क्या हुआ? जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे आपके ब्रिटिशर्स, यानी कि जो टैक्स आपके ब्रिटिशर्स लेते थे किसानों से, उसको रोकने के लिए गांधी जी ने क्या किया? रिक्वेस्ट किया किसको? ब्रिटिशर्स को। इन लोगों से टैक्स ना लिया जाए, इनके टैक्स को माफ कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि इनकी क्रॉप्स क्या हो गई है? फेल हो गई है। दूसरी तरफ यहाँ पर लोगों की क्या हो रही है? मृत्यु हो रही है बीमारी के फैलने के कारण। ठीक है, तो ये लोग जो हैं अभी आपको टैक्स नहीं दे पाएंगे, इनको टैक्स में क्या कर देना चाहिए? रिलीव कर देना चाहिए। अब आते हैं 1918 में। 1918 ईयर में महात्मा गांधी जी अपना थर्ड सत्याग्रह लॉन्च करेंगे। और वो कहां पर लॉन्च कर रहे हैं? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में वो सत्याग्रह लॉन्च कर रहे हैं कॉटन मिल ओनर्स के अगेंस्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉटन मिल के जो ओनर्स थे वो क्या कर रहे थे? वर्कर्स को बहुत परेशान कर रहे थे। वर्कर्स को परेशान कर रहे थे
वर्कर्स की सैलरी इंक्रीज नहीं कर रहे थे, साथ ही साथ जो वर्कर्स जो हैं वो कई सारे हैजार्ड कंडीशंस को फेस कर रहे थे। कहाँ पर? मिल्स में। उनको कई घंटों तक काम करवाया जा रहा था उस फैक्ट्रीज में, उस मिल में। ठीक है, उनके जो राइट्स थे उनका क्या हो रहा था? वायलेशन हो रहा था। एक तो लॉन्ग आवर ड्यूरेशन का उनको क्या किया जा रहा था? काम करवाया जा रहा था उनसे जबरदस्ती। दूसरा, उनकी जो सैलरी है उसको इंक्रीज नहीं किया जा रहा था। ठीक है, एक तो आपको लंबे समय तक काम करना है, दूसरा आपकी सैलरी जो है उसको इंक्रीज नहीं कर रहे थे। कौन? अहमदाबाद के मिल ओनर्स। तो इसलिए गांधी जी ने थर्ड सत्याग्रह कहां पर लॉन्च किया? अहमदाबाद में, अगेंस्ट दी कॉटन मिल ओनर्स। और ये किसके साथ में किया था उन्होंने लॉन्च? कॉटन मिल के वर्कर्स के साथ। ठीक है, ये थे आपके 3 सत्याग्रह जो गांधी जी ने इंडिया आने पर क्या किए थे? लॉन्च किए थे। आइए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, राउलेट एक्ट। राउलेट एक्ट emboldened with this success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1919. This act had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. It gave the government enormous powers to repress the political activities and allowed detention of political prisoners without trial. ठीक है, for 2 years. Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience against such unjust laws, which would start with a हड़ताल on 6 अप्रैल। ठीक है, अब गांधी जी ने क्या किया? 1919 में रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में एक सत्याग्रह को लॉन्च किया। ये कौन सा सत्याग्रह आ गया? फोर्थ सत्याग्रह। ठीक है, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट गांधी जी कौन सा सत्याग्रह लॉन्च कर रहे हैं? फोर्थ सत्याग्रह लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दिस इज द फोर्थ सत्याग्रह लॉन्च्ड बाय द महात्मा गांधी अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। ठीक है, और इस सत्याग्रह को लॉन्च करने का पर्पस क्या है? कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही है कहां पर? इंडिया में। ठीक है, किसके अगेंस्ट? इंडियंस के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडियंस जो है उनको बिना किसी ट्रायल के क्या कर दिया जा रहा है? डिटेन कर दिया जा रहा है 2 इयर्स के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? कि कोई भी आपका व्यक्ति अगर प्रोटेस्ट कर रहा है किसके अगेंस्ट? रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। ये रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट आपका एक ऐसा एक्ट है जो कि पास कर दिया गया था किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। रिवोल्ट करना स्टार्ट किया इस रूल के अगेंस्ट। तो उन पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट किया और कहां पर बंद कर दिया? जेल में। और जेल में बंद करने के बाद उन्होंने उन लोगों को ट्रायल का भी मौका नहीं दिया, यानी कि अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया उन प्रिजनर्स को। उन पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रिटिशर्स ने अपनी बात कहने का मौका तक नहीं दिया और उनको 2 साल के लिए कहां पर बंद कर दिया? जेल में बंद कर दिया। अब महात्मा गांधी जी हो गए इस बात से नाराज। महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया अपना पहला नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है आपका, वो किसके अगेंस्ट होता है? लॉज के अगेंस्ट। ये आपको ध्यान में रखना है। डिफरेंस क्या है नॉन कोऑपरेशन के बीच में और सिविल डिसोबीडियंस के बीच में? नॉन कोऑपरेशन का मीनिंग होता है कोऑपरेट ना करना। ठीक है, कोऑपरेट ना करना। नॉन कोऑपरेशन का मीनिंग क्या है? कोऑपरेट ना करना, यानी कि भी किसी भी गवर्नमेंट के काम में अपने आप को पार्टिसिपेशन या फिर खुद पार्टिसिपेट ना करना। ये है आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सिंपल जो इसका मीनिंग है। सिविल डिसोबीडियंस का मीनिंग है जो आपके पास लॉज हैं, जो आपके पास एक्ट्स हैं, जो ब्रिटिशर्स ने क्या किया है? अपने कानून लेकर आए हैं, उन कानूनों को क्या करना? बॉयकॉट करना। ये है आपका सिविल डिसोबीडियंस। और ये सिविल डिसोबीडियंस हमेशा किसके अगेंस्ट आएगा? लॉज के अगेंस्ट। ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया गांधी जी ने
और एक हड़ताल लॉन्च कर दी गई 6 अप्रैल को। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट पैराग्राफ को रीड आउट करते हैं। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स, shops closed down, alarmed by the popular upsurge and scared the lines of communication such as railways and telegraph would be disrupted. The British administration decided to clamp down on nationalists. Local leaders were picked up from Amritsar. Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi. On 10th of April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attacks on banks, post offices, railway stations. Martial law was imposed by General Dyer. Martial law was imposed and General Dyer took command. ठीक है? On 13th of April, the infamous Jallianwala Bagh incident took place. On that day, a large crowd gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh. Some came to protest against the government's new repressive measures. Others had come to attend the annual Baisakhi fair. Being from outside the city, many villagers were unaware of the martial law that had been imposed. Dyer entered the area, blocked the exit points, and opened fire on the ground, killing hundreds. His object, as he declared later, was to produce a moral effect, to create in the minds of satyagrahis a feeling of terror and awe. As the news of Jallianwala Bagh spread, crowds took to the streets in many North Indian towns. There were strikes, clashes with the police, and attacks on the government buildings. The government responded with brutal repression, seeking to humiliate and terrorize people. Satyagrahis were forced to rub their noses on the ground, crawl on the streets, and do salam or salute to the sahibs. People were flogged, and villages around Gujranwala in Punjab, now in Pakistan, were bombed. Seeing violence spread, Mahatma Gandhi called off the movement. ठीक है, आइए अब इस पैराग्राफ को रीड आउट करते हैं जो कि हमने स्टार्टिंग से यहाँ से पढ़ना शुरू किया था कि अब क्या हुआ, रैलीज स्टार्ट हो गई। ठीक है, अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट क्या हुआ, महात्मा गांधी जी ने लॉन्च किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस सिविल डिसोबीडियंस में कई सारे लोगों ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया, और उन लोगों ने सबसे पहले अपनी दुकानों को बंद किया, रेलवे वर्कशॉप्स पर स्ट्राइक कर दिया। रेलवे और जो टेलीग्राफ थे वो दोनों क्या हो गए, बंद हो गए अब। ठीक है, ना आपकी रेलगाड़ी चल रही है और ना आपके टेलीग्राफ हो रहे हैं। टेलीग्राफ एक तरीके का आप समझ लीजिए स्पीड पोस्ट। जो आज के समय में स्पीड पोस्ट है वो क्या है, आपका टेलीग्राफ। ना आपके तार कहीं जा रहे हैं, ना आपके मैसेजेस कहीं पर जा रहे हैं, ना आपकी रेलवे चल रही है, ये दोनों क्या हो गए, बंद हो गए। अब लोकल जो लीडर्स थे उन्होंने क्या कर दिया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कहां पर, अमृतसर में। और उस अमृतसर में क्या हुआ, 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल को एक जलियांवाला बाग है अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर में आपको पता है गोल्डन टेम्पल भी है। उस गोल्डन टेम्पल के साथ में ही क्या है, जलियांवाला बाग है। इस जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को बैसाखी मनाने के लिए, बैसाखी का मेला होता है पंजाब में, इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है 13 अप्रैल को। ठीक है, तो बैसाखी का मेला मनाने को, यानी कि बैसाखी का फेयर सेलिब्रेट करने के लिए कई सारे लोग क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। कहाँ पर, जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग आपका क्या है, एक गार्डन है। जलियांवाला उसका नाम है, और बाग का मतलब क्या होता है, गार्डन। ठीक है, जलियांवाला गार्डन जो है आपका, वहां पर कई सारे लोग इकट्ठे हो गए 13 अप्रैल को। और उन लोगों ने क्या किया, वहां पर बैसाखी फेयर को सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, जो कि हर साल मनाया जाता है 13 अप्रैल को। तो वहां पर जनरल डायर, जो कि आपके क्या थे, कमांडर थे, किसके, ब्रिटिशर्स के। उन्होंने देखा कि यहाँ पर कई सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, और अमृतसर में ऑलरेडी ब्रिटिशर्स ने क्या लगाया था, मार्शल लॉ इम्पोज किया हुआ था।
मार्शल लॉ कैसे होता है? जैसे कि मान लीजिए 4 से ज़्यादा लोग आपके इकट्ठे नहीं हो सकते एक जगह पर, इसे कहते हैं मार्शल लॉ। यानी कि भीड़ का इकट्ठा होना क्या है? एक गैर कानूनी काम है। तो वहां पर लोगों को पता नहीं था, वो कई सारे भीड़ में लोग इकट्ठे हो रखे थे, और इस जनरल डायर ने क्या किया? गोलियां बरसा दी लोगों पर। और जैसे लोगों पर गोलियां बरसा दी तो कई सारे लोग इसमें क्या हो गए? मर गए। कई सारे लोगों को चोट आ गई, बच्चे, बूढ़े, औरतें, उन लोगों की क्या हो गई? हत्या हो गई इसमें। और इसके बाद लोग भड़क गए। ठीक है, जनता भड़क गई। जनता भड़क गई तो उन्होंने क्या कर दिया? पुलिस स्टेशन में, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में अटैक करना शुरू कर दिया। आग लगा दी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, पुलिस स्टेशन में आग लगानी शुरू कर दी। और इन सत्याग्रही को, इन जो आपके रेवोल्यूशनरीज थे, इनको रोकने के लिए क्या किया ब्रिटिशर्स ने? अब उन सत्याग्रही को पकड़ना शुरू किया, उनको सप्रेस करना शुरू किया। सप्रेस का मतलब होता है उन लोगों को दबाना शुरू किया। उन लोगों से नाक रगड़वाने की कोशिश की गई जमीन पर। ठीक है, उनसे कहा गया कि तुम जो है अब क्या सलाम करो हम लोगों को, यानी कि हम ब्रिटिशर्स को। और साथ ही साथ वहां पर क्या किया गया? बहुत ही अत्याचार किया गया लोगों पर। इसको देखते हुए महात्मा गांधी जी ने इस मूवमेंट को, यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को क्या किया? बंद कर दिया। जलियांवाला बाग के इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी जी ने अपने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ को रीड करते हैं। वाइल द रॉलेट सत्याग्रह हैड बीन वाइड स्प्रेड मूवमेंट, इट was still limited mostly to cities and towns. Mahatma Gandhi now felt the need to launch a more broad-based movement in India, but he was certain that no such movement could be organized without bringing Hindus and Muslims close together. One way of doing this, he felt, was to take up the Khilafat issue. The First World War had ended with the defeat of Ottoman Turkey, and there were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Emperor, the spiritual head of the Islamic world, the Khalifa. To defend Khalifa's temporal powers, a Khilafat committee was formed in Bombay in March 1919. A young generation of Muslim leaders like brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issue. Gandhi saw this as an opportunity to bring Muslims under the umbrella of a unified national movement. At the Calcutta session of the Congress in September 1920, he conceived other leaders of the need to start the non-cooperation movement in support of the Caliphate as well as for Swaraj. ठीक है, अब गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को एक सपोर्ट करने के लिए क्या किया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करना शुरू किया। यहाँ पर क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से। जब आपका रॉलेट सत्याग्रह था वो कुछ सिटीज तक ही लिमिटेड था। जो रॉलेट एक्ट आपका पास किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, वो कुछ ही सिटीज के लिए क्या था? लिमिटेड था। लेकिन अब गांधी जी क्या सोच रहे थे कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट किया जाए, और गांधी जी को मिल गया एक मौका। उस मौके का फायदा उठाया उन्होंने और हिंदू और मुस्लिम को एक साथ जोड़ने की कोशिश की। एक साथ जोड़ने की कोशिश उन्होंने की और उसको इशू बनाया गया उन्होंने खिलाफत को। खिलाफत क्या है? आपका एक इशू है जिसमें कि खलीफा आपके राज करते हैं कहाँ पर? मुस्लिम कंट्रीज पे। और खलीफे जो आपके राज कर रहे थे उनके ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या किया गया? एक ट्रीटी लाई गई पीस की, जिसमें कि ऑटोमन एम्पायर में जो आपका स्पिरिचुअल हेड है, जो जिसको हम खलीफा कहते हैं, उसके सारे के सारे पावर्स को क्या ले लिया गया? वापस ले लिया गया। और इसकी देखा देखी में हिंदू और मुस्लिम को क्या मिल गई? एक पावर मिल गई यूनाइट होने के लिए।
इसमें दो ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्होंने ज्वाइन किया महात्मा गांधी को, और साथ ही साथ एक मूवमेंट का स्टार्टअप हुआ जिसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, और ये कैलकाटा का आपका सेशन हुआ था सितंबर 1920 में कांग्रेस का, उसमें इस आइडिया को लिया गया। वाई नॉन कोऑपरेशन? In his famous book Hind Swaraj in 1909, Mahatma Gandhi declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation. If Indians refused to cooperate, British rule in India would collapse within a year and Swaraj would come. How could non-cooperation become a movement? Gandhiji proposed that the movement should unfold in stages. It should begin with the surrender of titles that the government awarded and a boycott of civil services, army, police, courts and legislative councils, schools and foreign goods. Then, in case the government used repression, a full civil disobedience campaign would be launched. Then in summer 1920, Mahatma Gandhi and Shaukat Ali toured extensively, mobilizing popular support for the movement. Many within the Congress were, however, concerned about the proposals. They were reluctant to boycott the council elections scheduled for November 1920. They feared that the movement might lead to popular violence. In the months between September and December, there was an intense tussle within the Congress. For a while, there seemed no meeting point between the supporters and the opponents of the movement. Finally, at the Congress session of Nagpur in December 1920, a compromise was worked out and non-cooperation movement was adopted. How did this movement unfold? Who participated in it? How did different social groups conceive of the idea of non-cooperation? So, ये था आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जो बात है वो हिंद स्वराज बुक में दी गई है महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है हिंद स्वराज, जो कि 1909 में लिखी थी महात्मा गांधी जी ने। इसमें उन्होंने बताया कि ब्रिटिश रूल जो इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया था वो इंडियंस की वजह से ही आया था। क्यों? क्योंकि इंडियंस क्या कर रहे थे? सपोर्ट कर रहे थे। किसको? ब्रिटिशर्स को। वो क्योंकि ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे अपने इस रूल को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो इंडियंस जब कोऑपरेट ही नहीं करेंगे तो ब्रिटिशर्स अपना रूल कैसे एस्टेब्लिश कर पाएंगे इंडिया पर? ये था महात्मा गांधी जी का कहना। तो इसके लिए महात्मा गांधी जी ने क्या किया? जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स के बाद गांधी जी ने अपने टाइटल्स दे दिए किसको? ब्रिटिशर्स को। गवर्नमेंट जो अवार्ड मिला था किसको? महात्मा गांधी जी को, वो गांधी जी ने क्या कर दिया? वापस कर दिया किसको? ब्रिटिशर्स को। सिविल सर्विसेज का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया इंडियंस ने। आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स और लेजिस्लेटिव जो काउंसिल्स थी, स्कूल्स थे, फॉरेन गुड्स थे, इनका क्या होने लगा? बॉयकॉट होने लगा। बॉयकॉट का मीनिंग होता है किसी भी चीज को क्या करना? त्याग देना, छोड़ देना, कि अब हम ना ही सिविल सर्विसेज कौन सी होती है आपकी? जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं, सच एज IAS, IPS। ठीक है, इन सभी सर्विसेज को क्या करेंगे? इंडियंस बॉयकॉट करेंगे, यानी कि इनको छोड़ देंगे, इनमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। ना ही आर्मी में जाएंगे इंडियंस, ना ही पुलिस में जाएंगे इंडियंस, कोर्ट्स में क्या करेंगे इंडियंस? पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, कोई कोर्ट में नहीं जाएगा। ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में कोई पार्टिसिपेट करेगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स क्या होती हैं आपकी? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वैसी काउंसिल्स होती हैं जिसमें कि आपका एक मेंबर इलेक्ट होता है, किसके द्वारा? पीपल के द्वारा, जिसको हम आज क्या कहते हैं? MLA कहते हैं। के MLA जैसे कि आपका इलेक्ट होकर आता है पीपल के थ्रू, वैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई थी जिसमें कि आपके इंडियंस क्या कर रहे थे? पार्टिसिपेट कर रहे थे। और ये इंडियंस वो थे जिनको ब्रिटिशर्स क्या करते थे? चूज करते थे। ठीक है, उनको मौका देते थे इस काउंसिल में बैठने का, पार्टिसिपेट करने का, इलेक्शंस के थ्रू। बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। जो फॉरेन गुड्स थे, फॉरेन गुड्स कैसे? जैसे कि कपड़े,
ठीक है। फॉरेन गुड्स यानी कि फॉरेन कपड़े, ठीक है, उसमें कई सारे फॉरेन के आइटम्स होते थे आपके पास, शूज, ठीक है, आपके क्लोथ्स, है ना, और बहुत सारी चीजें, उन सभी का क्या कर दिया इंडियंस ने, बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया। तो 1920 में क्या होता है, महात्मा गांधी और शौकत अली ने एक टूर किया और लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया इस मूवमेंट के लिए। और लास्ट में क्या होता है कि कांग्रेस का जो नागपुर का सेशन होता है 1920 में, उसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया। यानी कि अब इसको पूरे इंडिया में क्या करना है, स्प्रेड करना है इस मूवमेंट को, और अब बॉयकॉट को बढ़ावा देना है, ठीक है। और इसके लिए बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कई सारे सोशल ग्रुप सामने आए, और आते आते इस मूवमेंट को क्या मिला, प्रोत्साहन मिला, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट को समझेंगे, और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन दी मूवमेंट, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।